बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस का डेटा देख लेते हैं एक बार। तो एफआईएस के डेटा में देखें तो कल भी थोड़ी सी वहाँ से नेगेटिविटी ही मिली और अभी एफआईएस पॉजिटिव हो नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रेशर है। 3959 करोड़ रुपए की सेलिंग की है उन्होंने कल, और डीआईस ने करीब 2700 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट में कल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ऑन द सेल साइड ही देखने के लिए मिली। एक बार देख लेते हैं आज के जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो डाउ तो कल नेगेटिव में बंद हुआ, लेकिन हैंसेंग में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला, करीब 2% का। शंघाई हमने बताया आज तक बंद रहेगा, 4 फरवरी तक लूनार फेस्टिवल के चलते। तो कल देखना होगा वहाँ पे किस तरह का रुझान रहेगा। निकाई में करीब 1% का उछाल है, कोस्पी में करीब 1.5% का उछाल है। सुबह ये सारी इंडिसेस 2% से ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। इंडियन मार्केट भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स। तो एनएलसी इंडिया करीब 11%, सोना कॉमस्टार करीब 8%, गल्फ ऑयल 7.5%, नोवामा करीब 7% और जिंदल 100 करीब 6.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर की थोड़ी सी थकान देखने के लिए मिल रही है और गिरे हुए हैं। तो उसमें थॉमस कुक आफ्टर रिजल्ट्स गिरावट है 12% की, वेलनेट करीब 8%, त्रिवेणी टर्बाइन करीब 6%, ट्रेंट में करीब 6% की गिरावट है और ग्लैंड में करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर की प्रेशर है, और कुछ एक काउंटर्स जो है जहां पर कि अच्छा गेन भी दिखाई दिया। लेकिन मार्केट अब थोड़ा हल्का होता हुआ दिख रहा है। करीब अब निफ्टी केवल 100 पॉइंट रह गया और सेंसेक्स में करीब 350 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मणिपुरलाल सिक्योरिटीज़ के प्रेसिडेंट श्री समीर दलाल सर जुड़ चुके हैं। समीर सर, ये सब जो हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं इस समय कि एक दिन लगता है कि टैरिफ लग गया, दूसरे दिन आता है कि 1 महीने बाद लगेगा, ये शुरू हो चुका ना। मतलब अब ये 4 साल देखें ये गेम। So, yeah, actually, if you look at it, it was a good ploy by Donald Trump to bring negotiation on the table. शायद मेक्सिको एंड कनाडा वर नॉट अग्रीइंग टू जो उनके डिमांड्स थे, तो अभी दे विल प्रोबेबली कम ऑन द टेबल टू डिस्कस कि कैसे करे, क्या करे। एंड ऑल्सो दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो द नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है आपके एंड कंज्यूमर्स को होता है, क्योंकि समझो कि वॉलमार्ट कुछ इंपोर्ट कर रहा है यूएस में, तो वो तो प्राइस हाइक करके ही बेचेगा, वो लॉस में थोड़ी बेचने वाला है। दैट मींस इन्फ्लेशन फॉर यूएस पीपल गो अप। बट अगर आपको मालूम है कि देखिए अभी प्राइस बढ़ने वाला है, सो दे कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स इन द मीन टाइम, वेयर दे कैन प्रोबेबली गेट द प्रोडक्ट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप छोटा मोटा हो सकता है यूएस में व्हिच कैन रिप्लेस सम ऑफ दैट डिमांड। So all of those things get some benefit and time. So I don't think it's a bad thing कि उसने 1 महीने से डिले किया। I don't know अगर आपके चैनल पे कहा था, but I always felt कि he will probably give a 3-month window कि in the next 3 months ये सब taxes लगने वाले हैं। So companies get that 3-month time to start putting up the capacity that they need to replace that demand which could become more expensive. So I mean I agree market के लिए volatility रहेगी, but what he's doing for the US is not the wrong thing. बिल्कुल। एक बार खबरें देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आए हैं जिसकी वजह से हमने मार्केट में एक बाउंस बैक आते हुए देखा। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ अब 1 महीने बाद लगेगा। मैक्सिको की राष्ट्रपति की ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई, बातचीत के बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाने की डेट को आगे बढ़ाया। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनसे भी बात की उन्होंने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कल रात तक तो कि वो जिद पर अड़े हुए हैं। फिर मॉर्निंग में बात आई निकल के कि वो मान गए हैं और बातचीत हो गई है, तो अब 1 महीने के लिए टैरिफ उनका भी टल गया है। हालांकि रात ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि कनाडा से दूसरी बार बातचीत करेंगे, तो बातचीत में शायद कुछ सॉल्यूशन निकला है जिसकी वजह से उन्होंने ये टैरिफ जो है 1 महीने आगे खिसका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कल कि चाइना से भी अगले 24 घंटे में हम बात करने जा रहे हैं, और अगर चाइना नहीं माना तो हम फिर टैरिफ उनका और बढ़ा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो
नेगोशिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और टेबल पर बैठकर जिस तरह से सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं उसमें अपनी बातें थोड़ा मनवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। समीर सर, जो शेयर्स या जो कंपनियां खासतौर से मैक्सिको और कनाडा में जिनमें थोड़ी सी हैमरिंग कल देखने के लिए मिली थी, खासतौर से लाइकवाइज मदरसन सुमी जिसकी मैक्सिको में भी सब्सिडरी है और ग्लोबल फ्रंट पर उनके काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट्स हैं, साथ ही जेके टायर जिनकी की मैक्सिको में प्लांट ही है, 20% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मैक्सिको। तो सर कैसे दिख रहा है आपको कि इन सभी कंपनीज में अभी ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी एक महीने के लिए, या इन कंपनियों में ये बाइंग के मौके होंगे अगर ये नीचे मिल रहे हैं तो? ओके, सो देखिए, जो मदरसन सुमी जैसी कंपनी है जो ऑटो पार्ट सप्लाई कर रही है फॉर स्पेसिफिक कार्स, वहां पे उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट्स विल हैव टू बी बोर्न बाय द कंपनी एंड इवेंचुअली एंड कस्टमर जो यूएस में है। एक कार का पार्ट जो आप स्टैंडर्डाइज बनवाते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी गिवन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ ability to make it plus the standard quality, ये सब जो होता है is not easily replaceable and उनका नया capacity US में डालना भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। So what it could do is, yes, import duty रहेगी, price hike will happen in the US, price escalation, but company will continue to sell. So the only negative is कि अगर बहुत ज़्यादा prices बढ़ गए end product के, which is a car, if car prices go up by 15-20% and maybe consumption in the US of new automobiles slow down होती है, तो फिर मदरसन सुमी को impact हो सकता है, because at the end of the day then they have to sell less number of parts, तो operating leverage जो उनका हो सकता था वो negate हो जाता है। So from that angle, but वो थोड़ा long drawn रहेगा। Immediately I don't see a major issue for companies that are supplying, क्योंकि like I said, जो cost increase होगी will eventually be a negative for US customer. It is not going to hurt too many other companies, और it's not कि ये auto parts में you can set up and manufacture a particular part in a particular way for a particular car in 2-3 months, तो उतना negative नहीं रहे, मेरे हिसाब से उतना negative नहीं रहेगा। ये एक opportunity है definitely stock लेने की। बिल्कुल, आज मदरसन सुमी 5% ऊपर भी है, कल ये करीब 6-7% गिरा भी था, हालांकि अभी जेके टायर्स में थोड़ी वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर, कच्चे तेल में भी थोड़ी अब वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी है, क्योंकि टैरिफ लगने से दुनिया भर में तेल सप्लाई में रुकावटें की बातें आ रही थी। तेल सप्लाई में रुकावट से कीमतों में कल तो हमने सर्च आते हुए देखा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई जिसकी वजह से तेल की कीमतें मॉर्निंग में मैं देख रहा था थोड़ी सी 1% नीचे आ गई थी। वो ये है कि ओपेक ने भी अप्रैल से उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। वो कह रहे हैं कि अप्रैल से उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब पर प्रेशर बनाया था कि तेल कीमतों को नीचे लाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी दिख रहा है कि यूएस के साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेने और उन जो वो बोल रहे हैं वो बात कर देनी चाहिए, क्योंकि ओपेक लगातार अपने प्रोडक्शन जो बढ़ाने वाला था उस डेट को खिसकाता जा रहा है। पिछले 2-3 डेट्स उन्होंने खिसकाए हैं एक महीने करके। साथ ही अगर देखें तो जो डिसरप्शन आ सकता है वो इसलिए कि अगर कनाडा की इकोनॉमी में सही में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कनाडा की करीब 4 मिलियन बैरल पर डे की अमेरिका को तेल सप्लाई है। अब इससे होगा क्या कि कनाडा की जो तेल सप्लाई है उस पर तो इम्पैक्ट होगा ही, अमेरिका की खुद की भी इंपोर्ट पर इम्पैक्ट होगा। समीर सर कैसे देख रहे हैं, अमेरिका सीरियसली चाहता है कि ये टैरिफ लगे या ये केवल इनको टेबल पर लाकर अपनी बातें मनवाना चाहता है? क्योंकि जिस तरह का इनका ट्रेड है उस तरह के ट्रेड को साल 6 महीने तो ये कवर ही नहीं होंगे, क्योंकि 4 मिलियन बैरल पर डे का अगर आप क्रूड इंपोर्ट करते हो और उस देश से आप अपने संबंध बिगाड़ लेते हो तो 4 मिलियन बैरल पर डे का क्रूड आप कहीं से इजीली सप्लाई करवा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि कनाडा एक्सपोर्ट नहीं करेगी यूएस को, राइट विवेक? What they are saying is कि we will put an import duty. So yes, the prices for crude from Canada will go up. यानी कि all the companies that are importing from there will start looking for alternatives. क्योंकि अगर मुझे 25% वहां देना है and then I have to sell crude and the petrol at the same price as competitors who are not importing from there, तो मैं non profitable हो जाता हूँ, right? So what will happen is over a period of time people will look for alternatives. Secondly, US में Donald Trump wants more shale gas production. He wants more crude drilling to happen.
अगर ये सब में इन्वेस्टमेंट होता है तो इट क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर थिंग्स इन द यूएस। तो आई थिंक उसका एम, यस ऑफ कोर्स इनिशियली आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इज इट ओनली टू ब्रिंग इन टू द ड्राइंग टेबल ये दूसरे कंट्रीज, इट इज टू ब्रिंग देम ऑन द ड्राइंग टेबल, बट ऑल्सो उसको चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो, क्योंकि यूएस से काफी मैन्युफैक्चरिंग निकल चुका है। आई मीन सिंपली पुट, एप्पल जैसी कंपनी, फोन बिल्कुल यूएस में बिकता नहीं है, यूएस की कंपनी है, उनका प्रॉफिट सब दूसरे देश में जाता है, वो टैक्स यूएस में भरती नहीं है, सेल्स द प्रोडक्ट्स इन द यूएस। सो व्हाट ही सेइंग इज सिंपली के ब्रिंग सम ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग बैक इनटू दिस कंट्री। अगर टैक्सेस लगेंगे तो if it becomes feasible to bring it here, then do that. So I don't think it's only a tactic to bring people. He also wants to bring manufacturing to America. और जो इनिशियल, आई मीन जो दूसरी बात आप क्रूड की बोल रहे हैं, सो आई थिंक बिकॉज उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए यूएस क्रूड रिफाइन ड्रिलिंग में और ऑयल प्रोडक्शन में, तो ही इज पुशिंग दिस, एंड दैट इज व्हाई प्रोबेबली आल्सो सऊदी अरेबिया एंड ऑल वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, सो टू एंश्योर कि प्राइसेस स्टे डाउन। क्योंकि अगर प्राइसेस अप है तो रिटर्न ऑन दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएस बिकम्स मोर सस्टेनेबल, बट इफ प्राइसेस आर लिटिल लोअर देन दैट वो कैपिटल शायद लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि रिटर्न्स मे नॉट बी दैट ग्रेट। सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन रिस्क रिटर्न। अगर क्रूड फॉल्स बिलो 70, शेल गैस टू सम एक्सटेंट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, so maybe they will all these other OPEC countries will start pushing prices down, तो यूएस में उतना इन्वेस्टमेंट, so it's all actually very difficult to tell कि क्या होगा, but everybody wants के they continue to do what they are doing, and US wants के they bring manufacturing, crude production, सब कुछ within the US. So it's going to be a interesting next 6 months. जी सर, इंटरेस्टिंग तो होंगे सर, लेकिन इससे कुछ इंडियन कंपनीज को फ़ायदा होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात को थोड़ा भी आजकल इग्नोर किया जाता है बाय एनी कंट्री, देन तो वो उसके साथ ट्रेड रिलेशन और बहुत तरह की चीज़ें ख़राब करने पर उतर आते हैं। और अब अगर सऊदी को उन्होंने बोला है कि आप प्राइसेस नीचे लाइए, सो कहीं ना कहीं बाकी छोटे देशों को भी मैसेज मिल ही गया है कि सऊदी के साथ ही चलो और आप भी प्राइस नीचे लाने की तरफ कोशिश करो। और दूसरा कि सर रशिया के साथ भी वो वॉर ख़त्म करना चाह रहे हैं यूक्रेन का, तो अगर ऐसे में ग्लोबल सर्टेनिटी ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट अगर ठीक होती है तो क्या लगता है कि क्रूड नीचे आएगा, और क्रूड नीचे आएगा तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उन पर किस तरह से इम्पैक्ट जज करें अभी? तो रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अगर क्रूड नीचे आता है तो इट्स डेफिनेटली अ पॉजिटिव, बट विल दे बी एबल टू रिटेन सम ऑफ जो प्रॉफिट वो कमा रहे, या विल दे हैव टू पास ऑन सम ऑफ दोस बेनिफिट्स टू द एंड कस्टमर, वो देखना है। क्योंकि एट द मोमेंट तो दे आर टेकिंग अ बिट ऑफ अ हिट ऑन द मार्केटिंग साइड, तो अगर घटता है तो इट्स अ डेफिनेट पॉजिटिव। जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज है इंडिया में एक्चुअली 2-3 ही है रियली, इफ यू लुक एट इट, रिलायंस के पास थोड़ा है, केन्स है जो वेदांता में है, और ओएनजीसी है, वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है क्रूड प्राइसेस कम, बिकॉज जो आप सेल करते हो तो उसका अगर आपको प्राइस कम मिलता है कमोडिटी का, तो वो आपके मार्जिन को डेफिनेटली हर्ट करेंगे, सो दैट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस थिंग। और यस, उसको वॉर भी रुकवानी है, बट इज द वॉर stopping the war going to be one of the reasons to bring down crude prices? I don't think that is the sole reason, क्योंकि crude prices hadn't shot up in any drastic manner because of the war. तो अगर war रुकती है तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि crude घट सकती है, घटेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड उतना नहीं बढ़ रहा है because of the slowdown that is happening globally. जी सर, हमारे प्रधानमंत्री भी अब अमेरिका जा रहे हैं, डेट कंफर्म हो गई है 12 फरवरी, 2 दिन के लिए वो वॉशिंगटन रुकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी होगी। सर जितना प्यार मोहब्बत हमारे प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उतना प्यार इन्हें मिलेगा जब ये नेगोशिएट करेंगे टेबल पर बैठकर कि कौन से जो ट्रेड हैं वो सेटल करने हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एब्रप्टली कुछ भी बोल देते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है और इंडिया हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आने नहीं दे रहा है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उतना प्यार इन्हें मिलेगा? वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि आपने जो सेकंड पार्ट कही वो बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज सेज कि इंडिया हमारे यूएस प्रोडक्ट्स को बहुत ड्यूटी लगवाती है। एक बार आपके चैनल पे भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि on the right side of Donald Trump is sitting Elon Musk, who wants to sell the Tesla car in India after importing it.
जो इंडिया ने एक्चुअली मना किया हुआ था। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा उनके डिस्कशन में। बट इज इंडिया गोइंग टू गेट अ प्रेफर्ड प्रेफरेंस ओवर मे बी चाइना? आई थिंक वो डेफिनेट है। इंडिया और यूएस के रिलेशंस विल डेफिनेटली बी बेटर देन यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप्स। इंडिया को जो बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम the spillover or the negativity जो चाइना से हो सकती है is something that will benefit, and hopefully मोदी जी जब जाएंगे थोड़ा अच्छे निगोशिएट करके आएंगे कि हम पे उतने टैरिफ्स ना लगे जितने चाइना पे लगे। बिल्कुल सर, ये सही वक्त है इसमें अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जल्दी जा रहे हैं एज कंपेयर टू जो दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, या ऐसे समय पर जा रहे हैं जहां पर कि ट्रंप ने अचानक से एक भूकाली टाइप मचा दी है कि मैं सब पर टैरिफ लगा रहा हूं और सारे कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप इसको डेफर कर दीजिए, हम आपकी साथ बातचीत करने आ रहे हैं। तो इस समय ट्रंप जिस रुतबे पर हैं, इस समय पर नेगोशिएट जो जब हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, तो क्या लगता है कि मतलब ये इंडिया के फेवर में जाएगा ठीक से या नहीं जा पाएगा? Honestly, I don't have an answer for that. वो speculation ही हो सकता है, but like I said, we have to hope that our negotiation जो हमारे हित में होता है is better than what happens with China, क्योंकि China is the biggest exporter there. अगर वहाँ का थोड़ा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना कम हो जाता है, तो then Indian companies can pick up that slack if the manufacturing does not happen in the US. Secondly, India में we are not selling, many times we don't sell things at losses and get funded by the government. जी हाँ, हमारे पास भी PLI स्कीम आया हुआ है for exports, but it's not के sell at a loss and we will replace the loss. चाइना में काफी टाइम वैसे भी होता है कि companies are selling products just to sell at a loss, and the central government उनको cover कर देती है just to make sure that they get more market share and they can push other players out of the system. So hopefully yes, it will be better for us, जो मैंने कहा, but is it going to be a positive for India? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप will ensure कि we reduce our import duties. अगर आप देखें तो अल्कोहल पे एक उनकी डिमांड रही है, व्हीकल्स पे दूसरी रही है, हमेशा हार्ली डेविडसन की बात करते रहते थे, अभी टेस्ला की बात करेंगे। So मेरे हिसाब से where we are putting very high protectionism and import duties for products, वहां पे शायद हमको भी थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, which may not bode very well for Indian companies, क्योंकि they may also have to cut some amount of margin and pricing and margin pressure लेना पड़ेगा। But we need to see, it's too early to say कि आज की benefit सब आएगा कि नहीं आएगा, कैसे होएगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर 12 तारीख तक अभी मार्केट में प्लस साइड पर जाना ठीक रहेगा, या अभी रुकें, 12 तारीख आने दें, उन दोनों की बातचीत होने दें और उसके बाद कुछ पोजीशंस की तरफ जाएं? तो हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते बेस्ड फॉर वन डे एंड वन मंथ एंड 2 months, राइट? वी आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज सो दैट वी कैन मेक मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मार्केट करेक्शन ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिया है, जहां स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब स्टॉक्स में करेक्ट हुए हैं, बट दे हैव करेक्टेड। दूसरा, यू कैन ऑल्सो लुक एट कंपनीज दैट डोंट हैव सो मच एक्सपोजर टू द यूएस मार्केट। ऐसा नहीं है कि हमारी हर कंपनी का यूएस में ही एक्सपोजर है और सब कुछ हम जो कमाते हैं वहां से ही कमाते हैं। वी हैव कंपनीज दैट केटर टू द डोमेस्टिक मार्केट, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो हम ज्यादातर अगर आप देखें तो वी आर मोर, मारुति सेल्स मोर सो इन इंडिया। सो ऐसे कंपनीज भी है जो इंडिया फोकस्ड है, एंड इफ वी बिलीव कि इंडिया में कंजम्पशन ग्रोथ होने वाला है बिकॉज ऑफ द टैक्स कट जो गवर्नमेंट ने दिया है। दूसरा, वी आर होपफुल कि आरबीआई में रेट कट आ रहे हैं, अगर वो आता है तो इट स्टिल लीव्स इवन मोर मनी, डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, तो कंजम्पशन स्टोरीज ऑफ इंडिया कैन स्टार्ट टू डू बेटर। तो मार्केट विल ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटीज टू बाय। आई विल नॉट से कि एक डोंट बाय बिफोर द 12th बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का मीटिंग है, या स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज के जहां पे यूएस का एक्सपोजर ज्यादा है, या फिर वो कंपनीज जिसमें अगर इंपोर्ट और प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है, तो अगर वो ड्यूटी कट्स होते हैं तो मे बी दे कुड टेक सम अमाउंट ऑफ हिट, बिकॉज
प्राइसिंग विल चेंज टू सम एक्सटेंट, तो वो सब कंपनी से अभी अवॉइड करो, बस दूसरे तो ले ही सकते हैं ना मार्केट में। बिल्कुल। वैसे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस ही है और इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है और करीब 32 से 34 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है अमेरिका से, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन कुछ रिजल्ट्स की तरफ भी। पावर ग्रिड सर, रिजल्ट्स आए इसके कल मार्केट बंद होने के बाद। नेट प्रॉफिट में 4% का डिक्लाइन, रेवेन्यू में 3% का डिक्लाइन, एबिटा का अराउंड 7% डिक्लाइन हुआ है। मार्जिन्स जो है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुए, 88.5% से घटकर 84.9% पर आए हैं। सर कैसे देखें सर पावर ग्रिड को अभी? तो पावर ग्रिड एक कंपनी है जो कंटिन्यूली ग्रो होने वाली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमें पावर विद इन द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है, दे काइंड ऑफ हैव अ, आई वोंट से मोनोपोली, बट दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर, नोबडी कैन सेट अप व्हाट दे कैन सेट अप। सो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन या स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस के लाइन प्राइवेट्स में जा रहे हैं, बट पावर ग्रिड इज समथिंग दैट विल कंटिन्यूअसली कीप एक्सपैंडिंग, और जो पावर रिक्वायरमेंट इंडिया का है इज ओनली गोइंग टू ग्रो। अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इफ वी आर टॉकिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंट्री, तो फिर मोर लाइंस नीड टू बी सेट अप, और जितना वो केपेक्स करेगी उतना उनका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि उनका आरओई बाय गवर्नमेंट इज मोर और लेस फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट। तो वी बिलीव के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो। आरओई एक्सपेंशन शायद नहीं हो पाएगा, but if we maintain the margins at what they are and we maintain this profitability, ये कंपनी आपको if you buy at a reasonable value 10 to 15% CAGR returns over the next 5 years comfortably दे सकती है। ठीक है सर। गार्डन रीच, इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक देखने के लिए मिले। नेट प्रॉफिट 11%, रेवेन्यू करीब 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एबिटा में करीब 54% का जंप, मार्जिन्स में करीब 60 बेसिस पॉइंट 5.3 से 5.9% तक के कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखने के लिए मिले सर। लेकिन सर इन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम रही कि गवर्नमेंट के कैपेक्स और बजट के बाद थोड़ा सा इन शेयरों पर प्रेशर देखने के लिए मिला है, और आज भी इस तरह के रिजल्ट्स देने के बाद कोई काउंटर में कोई खास मूवमेंट नहीं है। ओपन जरूर गैप अप हुआ और 1567 रुपये 1567 तक गया, और कल की क्लोजिंग थी 1508, तो ऑलमोस्ट वहाँ से 60 रुपीज़ का जंप दिखाया मॉर्निंग में, लेकिन अब कल की क्लोजिंग से भी नीचे आ चुका है और डेज लो पर चल रहा है 1491 पर, 1491 रुपये पर चल रहा है। क्या करें सर? तो डिफेंस में एक्चुअली अच्छा सा करेक्शन आया हुआ है, लाइक वी टोल्ड यू कि फिर फोकस ऑन कंपनीज की जहां पे मे बी दी अपॉर्चुनिटीज मोर इंडिया फोकस्ड। तो डिफेंस सेक्टर में करेक्शन आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफेंस का बजट एक्चुअली उतना एक्सपैंड नहीं किया। बट अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक्स इनके काफी लार्ज थे, और ये स्टॉक्स चले थे क्योंकि उनके ऑर्डर बुक्स लार्ज थे, विच शोड गाइडेंस ऑफ ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो वो फिलहाल चेंज नहीं हुआ है। We believe कि government will continue to give decent orders, और garden reach shipbuilders को भी order मिलेगा। But again, where we find slight difficulty, अगर यहाँ पे भी correction आया हुआ है, उतना steep correction शायद नहीं हुआ है जितना हमें comfort level दे सकती है। तो I would say wait for another 15% correction in valuation multiples, यानी कि either wait for the stock to be at the same price maybe 2-3 quarters later, जहाँ उनका earnings catch up होता है, या एक price correction of another 10 to 15%, जहाँ पे valuation multiple reasonable होती है, and where you can make a decent return of 15% to 18% over the next 3 to 4 years। पर मेरे हिसाब से defense companies are not going to lose out। ऐसा नहीं है कि government has completely stopped डिफेंस बजट। मार्केट में तो ऐसे बात हो रही है कि डिफेंस में इतना कम कर दिया, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दे ऑर्डर्स आर ऑलरेडी क्वाइट लार्ज, और मेरे हिसाब से यू विल सी फर्दर ऑर्डर्स कमिंग इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year फॉर दीस कंपनीज। तो तभी वो स्टॉक्स मे बी करेक्शन पे, या अगर अर्निंग्स ग्रोथ कैच अप होता है, दोस विल डू वेल, बट वेट फॉर द राइट प्राइस टू बाय। जी, कुछ रिजल्ट्स सर फटाफट से ले लेता हूँ, 2-3 रिजल्ट्स ले लेता हूँ। कैस्ट्रॉल लेता हूँ, जहाँ पर कि रेवेन्यू में करीब 7% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 12% का, एबिटा 14% बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन्स में भी 180 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला, 27.8% है, काउंटर में भी जंप है मोर देन 4% का। सर क्या करना चाहिए अब कैस्ट्रॉल पर? तो एक्चुअली मैंने कैस्ट्रॉल का रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं देखा हुआ है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन द रिजल्ट, बट ये कंपनी है विच इज ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन, उनकी कैश फ्लो काफी अच्छी है,
yes, there is a big concern उनके फ्यूचर ग्रोथ पे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंटिन्यूली बढ़ती जाती है तो जो ऑयल रिप्लेसमेंट डिमांड रहता है वो कैस्ट्रॉल का कम होते हो सकता है. बट आई थिंक वी आर स्टिल एट द वेरी अर्ली स्टेजेस, यानी कि वी हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज वेयर डिक्लाइन ऑफ कार सेल्स इज हैपनिंग. हम अभी भी बोल रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट 5 years India's maybe 20 to 25% of new car sales will be electric. यानी कि जो ओल्ड कार्स है प्लस न्यू कार्स आएंगे उसमें भी ग्रोथ होगी. तो आई थिंक द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर कैस्ट्रॉल इज स्टिल स्ट्रांग. प्लस दे आर गेटिंग इनटू वेरी business models on servicing, on they are going to be making the liquid that goes into the battery also for cooling of the battery. तो ऐसा नहीं कि they are not modifying the business model to make sure that they are relevant for the future. But और इसमें valuations reasonable है. I think it's trading at 18 times current year, and if we project a 15% growth also on the top line and bottom line, so it's trading at about 14 or 15 times 1 year forward. तो वो expensive नहीं है. तो मेरे हिसाब से Castrol is a good time to buy at this point. ठीक है. अगला काउंटर साहब पारादीप फॉस्फेट. इस कंपनी का जब Q2 नंबर आया था तो बहुत अच्छा चला था ये काउंटर. अभी रेवेन्यू तो अच्छा चल आया है, 58% का जंप ऑन ए YoY बेसिस. नेट प्रॉफिट में भी 46% का जंप. एबिटा 19% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हो गए हैं. 10.9 के कंपैरिजन में 8.2% आए हैं. क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स थोड़े वीक हैं, सीजनलिटी क्योंकि इस तरह की कंपनीज में क्यू ऑन क्यू में 228 करोड़ से घट के प्रॉफिट आया 159 करोड़, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काउंटर पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है. सर कैसे देखें पारादीप फॉस्फेट जैसी सीजनल वाली कंपनीज को जहां पर Q2 जनरली इनका स्ट्रांग रहता है? So actually पारादीप पे हमारा कवरेज बिल्कुल नहीं है, तो ओके, नो प्रॉब्लम सर. टाटा केमिकल सर, यहाँ पर रेवेन्यू करीब 4% डाउन हुआ है. कंपनी को लॉस आ गया है, वन टाइम प्रॉब्लम की वजह से करीब 53 करोड़ का लॉस हुआ है. और एबिटा कंपनी का 20% डाउन हुआ है. एबिटा मार्जिन्स भी डाउन हुए हैं करीब 240 बेसिस पॉइंट. सर आज काउंटर प्रेशर में भी है. क्या लगता है सर इस पूरे सेक्टर पर, अगर आपका आउटलुक हो कुछ, या इस कंपनी को अगर आप कवर करते हो तो? टाटा केमिकल्स पे हमारा एक्टिव कवरेज नहीं, बट वी ट्रैक द कंपनी, तो आई विल बी एबल टू टॉक ऑन दैट. और केमिकल, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फुल केमिकल स्पेस. तो केमिकल सेक्टर में वी हैव सीन कि ग्लोबली प्राइस करेक्शंस काफी हुए थे, डीस्टॉकिंग हुआ था, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन. तो टाटा केमिकल्स इज आल्सो वन ऑफ दोस कंपनीज, बट टाटा केमिकल्स is slightly differentiated. They are getting into various different products which are going to be used in the electric vehicle, for the batteries, for whatever. तो ये सब जो products उनकी future में आएगी will lead to good amount of growth and profitability for Tata Chemicals. We believe कि जो chemical sector की pain point थी will probably we are at the end, या फिर we are at the very fag end of it, यानी कि maybe one more quarter of pain, और फिर hopefully the prices will start moving up. और अगर वो होता है then companies in the chemical space, especially specialty chemicals जो बनाती है, will start doing well. We also believe कि हमारा expectation है कि if US puts some amount of import duty on Chinese chemicals and products, तो Indian companies वहाँ पे benefit ले सकती है. So we believe that the opportunity in the chemical sector is quite bright. Yes, Tata Chemical का result थोड़ा subdued आया था. Probably मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि शायद एक और quarter ऐसे आए. But we believe the longer term prospects for Tata Chemical are good. I don't think कि 1-2 quarters negative पे हम उसको write off कर सकते हैं. Yes, valuations, of course valuation देखेंगे, loss पे तो valuation बहुत high लगेंगे, but जब उनकी normalization of profit होगा, we feel they will continue, they can do well. So we have a buy recommendation. I mean not buy recommendation, but हम positive है उस पे, and we would look to add it to our portfolio, but हम लोग ने अभी तक report release नहीं किया. ठीक है सर. आज कुछ कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, लाइक एशियन पेंट्स, जिसने Q2 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद अपनी शेयर पर पिटाई भी होते हुए देखी. इतनी पिटाई कि काउंटर ने काफ़ी समय बाद शायद इतने प्रेशर पॉइंट देखे हैं. टाटा पावर उनमें एक और कंपनी जहां पर कि रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे. तो मेन जो कंपनियां हैं सर, एशियन पेंट वर्सेस टाटा पावर, अगर किसी को चुनना हो क्या चुने?
समीर सर का शायद इंटरनेट कनेक्शन में कुछ एरर आ गया, बट मैं एशियन पेंट के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ इन द मीनवाइल। कंपनी के रिजल्ट्स में करीब 5% की सेल्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है, एबिटा में 21% का, और प्रॉफिट में भी 21% का डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है वाई ओ वाई बेसिस। लेकिन क्यू ऑन क्यू रिकवरी होगी कंपनी के नतीजों में। रेवेन्यू में 8% का जंप, 31% का जंप करीब एबिटा में, और नेट प्रॉफिट में करीब 34% का जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्यू ऑन क्यू यानी कि जो जुलाई सितंबर के मुकाबले जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर रहेगा वो अच्छा रहेगा। लेकिन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम पिछले साल का अक्टूबर दिसंबर कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है। सर एशियन पेंट पर बात कर रहा था, थोड़ा इंटरनेट एरर हो गया तो सर सुन नहीं, हम समझ नहीं पाए सर, प्लीज़ बता दें। तो आपका क्वेश्चन था टाटा केमिकल्स और एशियन पेंट्स के नहीं नहीं सर, कंपैरिजन। टाटा पावर एंड एशियन पेंट आज दोनों के रिजल्ट्स हैं। आई नो कि बहुत ही अलग सेक्टर की दोनों कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि दोनों अपने हाई से काफ़ी बुरी तरह से पिटे हैं, तो अभी कोई ठीक लग रहा है क्या सर? तो टाटा पावर में मैं पॉजिटिव रहूंगा अभी भी ओके। फिलहाल। एशियन पेंट्स में आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ पेन अभी भी हो सकती है, क्योंकि जो मार्केट शेयर गेन्स के लिए ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू थोड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, कुड अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन द नियर टर्म। क्योंकि जो पहले होता था एशियन पेंट्स में कि जब भी कुछ रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ते हैं तो एशियन पेंट्स वाज एबल टू पास ऑन द प्राइस इंक्रीज विदाउट हर्टिंग द मार्जिन्स एंड विदाउट हर्टिंग द वॉल्यूम्स, उतना इजी शायद अभी ना रहे। So that pain and competitive intensity in Asian Paints shayad can persist for a little longer. I'm not saying Asian Paints is a bad company. It's a very good company. It will remain the market leader. It will continue to grow. But थोड़ा पेन उनको भी बेयर करना पड़ेगा for short period. So for the time being avoid कर सकते हैं। टाटा पावर में उतना नेगेटिव नहीं है मेरा। Yes, स्टॉक में करेक्शन हुआ है, and more so it's corrected because of the big problem जो Donald Trump has exited the Paris Climate Treaty, but India में it is very clear that government का focus अभी भी renewable energy पे positive है, and Tata Power has a decent exposure to that space, solar rooftop power में या फिर PV cells में, for own energy manufacturing also. So I believe Tata Power का correction अच्छा हुआ है and it's a good buying opportunity probably at this point over Asian.